हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज सर एक बार फिर लक्ष्य 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह है तारे का जन्म तथा विकास। यानी आज हम एक तारे की उत्पत्ति कैसे होती है, ओरिजिन कैसे होती है और उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसको सीखेंगे। जिस तरह से एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में भ्रूण अवस्था में आता है और उसके बाद उसका विकास होता है, फिर वो जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद फिर वह युवा अवस्था में आता है, फिर वह वृद्धावस्था में, फिर इसके बाद उसका जो है मृत्यु होता है। तो इस तरह से हमारा एक जीवन का क्रम होता है। ठीक उसी तरह से जो हमारे तारे होते हैं उनका भी जीवन का एक क्रम होता है, एक साइकिल होता है, और उसी साइकिल को आज हमको समझना है। तारों के जीवन चक्र को समझने के पहले आपको थोड़ी सी पीछे ले जाऊंगा। आपने पिछले वीडियो में एक बात समझा था कि पहले पूरे ब्रह्मांड का जो द्रव्यमान और ऊर्जा है एक ही बिंदु में समाहित था और उस बिंदु की डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि उसमें एकाएक विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद पूरा का पूरा द्रव्यमान और ऊर्जा इस ब्रह्मांड में फैल गया, जिसको कि हम लोग बिग बैंग घटना कहते हैं। अब ये जो पूरा द्रव्यमान और ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, इससे सबसे पहले हाइड्रोजन के परमाणु बने और ये हाइड्रोजन के जो परमाणु बने, इन हाइड्रोजन के परमाणु पूरे ब्रह्मांड में जो है गैसों के रूप में फैल गए और यहीं से तारे के जन्म की कहानी शुरू होती है। ये जो हाइड्रोजन गैस के बादल पूरे ब्रह्मांड में फैल गए, इसको नाम दिया जाता है निहारिका। निहारिका जो शब्द है ये संस्कृत के शब्द निहार से बना है और निहार का अर्थ होता है कुहरा। तो जिस तरह से कुहरा आपने देखा है एकदम चारों तरफ फैल जाता है, उसी तरह से हाइड्रोजन के जो बादल थे इस ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल गए और इसी को हम लोग नेबुला भी बोलते हैं। ये नेबुला लैटिन शब्द है। तो हाइड्रोजन गैस के विशाल जो बादल हैं जो ब्रह्मांड में फैल गए, इसको हम निहारिका या नेबुला कहते हैं और यहीं से तारे का जन्म शुरू होता है। सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन गैस के बादल हैं इसके झुंड बनते हैं। जब हाइड्रोजन गैस के बादल झुंडों में बनते हैं तो उसको हम गैस बादल या गैस क्लाउड्स कहते हैं और ये झुंड पर धीरे धीरे ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण अपना काम करना शुरू करता है और इस गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये जो आप गैस के जो ये भंडार देख रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के जो भंडार हैं, ये धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू करते हैं और धीरे धीरे गैसीय पिंड का रूप लेना शुरू करते हैं, यानी गैस के गोले बनने शुरू होते हैं। किस गैस के? हाइड्रोजन गैस के। अब जब ये हाइड्रोजन गैस के गोले बनने शुरू होते हैं तो उस कंडीशन में होता क्या है, उस कंडीशन में ये ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू करता है और जब ये धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू करता है, ये जब गैसीय पिंड बनता है, तो इस अवस्था को हम लोग आदि तारा या प्रोटो स्टार बोलते हैं। शुरुआती दौर में इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होता है, -173 अंश सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि ये फैला होता है उस समय। अभी ये पूरा सिकुड़ करके छोटा नहीं होता है, तो इसलिए जब कोई चीज़ बहुत फैला होता है तो उसका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। जब वो सिकुड़ने लगेगा तब उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी कभी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है कि आदि तारा या प्रोटो स्टार का जो टेम्परेचर होता है वह कितना होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आदि तारा, इसको भ्रूण तारा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये तारे की एकदम शुरुआती अवस्था है।
तो इस समय इसका टेम्परेचर होता है -173 अंश सेंटीग्रेड। लेकिन जब यह तारा धीरे 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 सिकुड़ना शुरू करता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो इसके कोर में हाइड्रोजन गैस की मात्रा थोड़ा सघन होना शुरू करती है। और जब कोर में हाइड्रोजन गैस की मात्रा सघन होती है तो फिर हाइड्रोजन के परमाणु दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु से टकराते हैं और टकरा करके एक दूसरे में संयुक्त हो जाते हैं। यानी हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ करके एक नया तत्व बनाता है हीलियम। और जब यह नया तत्व बनता है तो इसके साथ अपार ऊर्जा भी निकलती है, और इसी घटना को हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं, और नाभिकीय संलयन को इंग्लिश में कहें तो न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नाभिकीय संलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन के परमाणु एक दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु से जुड़ करके संलयित होकर के एक नए तत्व हीलियम का निर्माण करते हैं और अपार ऊर्जा निकलती है। और यही जो ऊर्जा इसमें निकलती है, इसी ऊर्जा के चमक से ये तारा चमकना शुरू करता है। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी सी आगे चलते हैं। जब यह तारा सिकुड़ना शुरू करता है तो ये नहीं कि हाइड्रोजन के परमाणु से एकाएक जुड़ने लगे। जब ये सिकुड़ते सिकुड़ते काफ़ी कम जगह में आता है, तब इसके बाद हाइड्रोजन के परमाणु आपस में टकराने लगते हैं। और ये जब सिकुड़ करके काफ़ी कम मात्रा में आता है तो इसका जो है टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर जो है बहुत अधिक हो जाता है, और टेम्परेचर के साथ साथ इसका जो दाब है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उच्च ताप और दाब पर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि किसी तारे में उसके चमक का कारण क्या है, नाभिकीय संलयन। अब ये तारा कब तक सिकुड़ता रहेगा, इस बात को समझिए। अभी इस पर गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, ग्रेविटी इस पर काम कर रहा है और ये सिकुड़ रहा है। लेकिन जो इसके अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है, उसके वजह से जो ऊर्जा निकलेगा अब इसको बाहर ढकेलेगा। तो धीरे 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 जब बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम में बदलने लगेंगे, तो उस अवस्था में ये इसके अंदर का जो फोर्स है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन से, नाभिकीय संलयन से जो ऊर्जा निकल रहा है, वो इसको बाहर की तरफ ढकेलेगा। इस एक अवस्था ऐसी आएगी कि गुरुत्वाकर्षण बल और अंदर से लगने वाला जो फोर्स है नाभिकीय संलयन की वजह से, इन दोनों में एक संतुलन पैदा हो जाएगा। और इसी संतुलन की स्थिति में ये पूरी तरह से चमकना शुरू करेगा, और इस कंडीशन को हम लोग तारा कहते हैं। यानी जब तारा पूरी तरह से चमकना शुरू करता है तो उस कंडीशन में तारे के अंदर जो नाभिकीय संलयन से ऊर्जा पैदा हो रहा है, उस ऊर्जा में और गुरुत्वाकर्षण बल में जो ग्रेविटी है इसको खींच करके एक जगह करने का प्रयास कर रहा है, उन दोनों बलों में एक सामंजस्य पैदा हो जाता है, और ये सामंजस्य अरबों साल तक बना रहता है। इसलिए किसी तारे का जो जीवन काल होता है वो अरबों सालों का होता है। तो जब तक ये सामंजस्य बना रहता है, तारा इसी तरह से चमकता है, और तारे का ये युवा अवस्था होता है। लेकिन जिस समय तारे का सारा अंदर का जो ईंधन है यानी हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदल जाएगा, तब कौन सी स्थिति आएगी, तब ये रक्त दानव बन जाएगा। रक्त दानव का मतलब ये है कि इसके कोर में जितने भी हाइड्रोजन है सब हीलियम में बदल जाता है, केवल बाहरी हिस्से पर ही हाइड्रोजन बचा होता है जो कि नाभिकीय संलयन से ऊर्जा निकालता है। तो इससे इसकी चमक काफ़ी कम हो जाती है, और ये पूरी तरह से चमकता नहीं है, ये केवल लाल रूप में चमकेगा। तो इस कंडीशन में इसको रक्त दानव कहते हैं। ये तारे की अंतिम अवस्था, या इसको हम वृद्धावस्था तारे की बोल सकते हैं। तो ये रक्त दानव हो जाता है। अब इसके साथ दानव शब्द क्यों जुड़ा है? दानव का मतलब होता है, दानव उसे कहते हैं जो किसी को खा जाए, अपने में समाहित कर ले, तो उसको दानव कहते हैं। तो ये जो तारा है, ये इसके अंदर का जो नाभिकीय संलयन से जो ऊर्जा पैदा हो रहा था वो तो बंद हो गया। तो अब ये जो है
गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर हावी हो जाएगा और ये फिर से सिकुड़ना शुरू कर देगा। जब ये सिकुड़ना शुरू कर देगा तो इसका ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसके वजह से ये अपने आसपास के जो ग्रह हैं उनको भी अपने में समाहित कर लेता है, इसलिए इसको रक्त दानव बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब तारे की अंतिम अवस्था आती है तो एकदम लाल होकर के, एकदम लाल रूप में, जैसे कि आप सुबह में सूर्य देखिए जब निकलता है तो उस रूप में आकर के चमकना शुरू करता है और आसपास के ग्रहों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। ये जो घटना है ये हबल टेलीस्कोप से जब देखा गया 2003 में, तो इस तरह का घटना हमको देखने को मिला कि एक वृद्ध तारा था जो कि रक्त दानव बन चुका था और उसके बाद वो जो है अपने आसपास के ग्रहों को अपने अंदर समाहित कर लिया। तो ये है रक्त दानव। अब ये तारे की वृद्धावस्था है और अब इसके बाद इस तारे का अंत होना है। अब देखिए तारे का अंत कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस तारे का जो रेड जायंट है, ये जो रक्त दानव है, इसका द्रव्यमान कितना है। यदि इस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक हुआ, फिर से समझिएगा, अगर ये जो रक्त दानव बना है, इस रक्त दानव का, इस तारे का अगर द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक हुआ तो इस रक्त दानव में एक सुपरनोवा विस्फोट होगा, यानी कि ये फूट जाएगा एकदम। और अगर इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम हुआ तब इसमें विस्फोट नहीं होगा, तब यह श्वेत वामन में और फिर श्वेत वामन काला वामन में बदल जाएगा। तो ये जो आप ये सीमा देख रहे हैं कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना का जो ये आप लिमिट देख रहे हैं, इसको हम लोग चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। यानी चंद्रशेखर सीमा कितनी है, 1.44 ms, मास ऑफ सन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं। अगर हम सूर्य को लें, सूर्य का द्रव्यमान जितना है उतना द्रव्यमान ले लें और उसका हम कितना बढ़ा दें, सूर्य के द्रव्यमान से उसका द्रव्यमान बढ़ा करके 1.44 गुना कर दें, तो अगर इस जो 1.44 गुना द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान से कम द्रव्यमान वाले तारों को हम कहेंगे कि चंद्रशेखर सीमा से नीचे हैं। अगर इस द्रव्यमान से अगर उनका द्रव्यमान ज़्यादा हुआ तो हम कहेंगे चंद्रशेखर सीमा से ऊपर है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो तारा है उसका एक अंतिम स्टेज आता है। ये जो चंद्रशेखर सीमा आप देख रहे हैं, इसको निर्धारित सबसे पहले एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और इन्होंने ही इस सीमा को निर्धारित किया था, इसलिए इसको चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। क्योंकि वो अमेरिकी वैज्ञानिक थे लेकिन थे भारतीय मूल के। अब ये चंद्रशेखर सीमा समझने के बाद अब आइए इस बात को डिटेल समझते हैं कि जब रक्त दानव है तो उसका अंतिम पड़ाव कहाँ पर पहुँचेगा। तो ये जो रक्त दानव आप देख रहे हैं, इस रक्त दानव का द्रव्यमान अगर चंद्रशेखर सीमा से कम हुआ, कहने का मतलब कि इसका अगर द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम हुआ तो उस कंडीशन में इसमें कोई विस्फोट नहीं होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल फिर इसको ग्रेविटी जो है सिकुड़ना शुरू करेगी और जो बाहर के परत हैं जिसमें थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बचे होते हैं, वो जो है कि नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा धीरे धीरे हीलियम में बदल जाते हैं और वो तारा धीरे धीरे सिकुड़ करके बहुत ही कम जगह में आ जाता है। और ऐसे कंडीशन में जो है ये जो आप श्वेत वामन देख रहे हैं, ये जैसे कि जो भी तारा है रक्त दानव, ये सिकुड़ करके अपना पुरानी अवस्था का केवल 1% बचता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो जैसे कि हमारी पृथ्वी है और हमारा सूर्य है, तो अगर सूर्य अगर कभी रक्त दानव जब बन जाएगा, जब उसके अंदर का हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, तो जब वो रक्त दानव बन जाएगा तो उसमें क्या होगा कि वो फिर से जो ग्रेविटी है उसका काम करना शुरू करेगा और सिकुड़ना शुरू करेगा और सिकुड़ करके फिर बहुत छोटा हो जाएगा। यानी कि जिस सूर्य में 13 लाख पृथ्वियाँ समा सकती हैं
वह सूर्य सिकुड़ करके फिर पृथ्वी इतनी ही बड़ी बचेगी। और जब यह कंडीशन आता है तो इस कंडीशन में होता क्या है कि सारा का सारा जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदल गया होता है। तो इस कंडीशन में केवल हीलियम अब कार्बन में बदल रहा होता है, तो वही हीलियम के पास जो भी ऊर्जा होती है उसी की वजह से यह चमकता है और सफ़ेद चमकता है, और इसीलिए इसको श्वेत बामन कहते हैं। श्वेत बामन को एक नाम से और जानते हैं, जीवाश्म तारा, फॉसिल स्टार। तो फॉसिल स्टार इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब ये केवल बचा खुचा हिस्सा ही है तारे का, इसलिए इसको जीवाश्म तारा, और चूंकि सफ़ेद चमकता है इसलिए इसको श्वेत बामन कहते हैं, व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में आपसे ये पूछता है कि ये जो श्वेत बामन है वो खोज या इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो इसके बारे में सबसे पहले R.H. फाउवर ने बताया था। और अब पहले हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हीलियम बदला, हीलियम फिर कार्बन में बदला, अब कार्बन धीरे धीरे लौह अयस्कों में बदलने लगेगा, और ये जो आप इतना बड़ा देख रहे हैं ये और भी छोटा हो जाएगा, और इसका सारा का सारा हीलियम कार्बन में बदल करके फिर लौह अयस्क में बदल जाएगा, और ये काफ़ी छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको बौना बोला जाता है। और चूंकि अब ये ठंडा हो जाएगा और इससे कोई प्रकाश नहीं निकलेगा, तो ये काला, एकदम काला और छोटा रहेगा, इसलिए काला बौना स्टार इसको कहते हैं, ब्लैक ड्वार्फ बोलते हैं। तो यानी कि अगर रक्त दानव है, मतलब कि तारे का अंतिम अवस्था है, तो उसका अगर द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से कम हुआ तो वह सिकुड़ करके अपने पहली अवस्था का केवल 1% एरिया ही कवर करेगा, और उस कंडीशन में सारा का सारा जो हीलियम है कार्बन में बदलना शुरू करेगा, और उसके जो भी हीलियम की ऊर्जा है उसके वजह से थोड़ी बहुत चमक सफ़ेद रूप में निकलेगी, और ये एकदम चाँद की तरह जैसे सफ़ेद चमकेगा। और इसके बाद फिर वो सारे के सारे हीलियम जब कार्बन में बदल जाएंगे तो ये ठंडा होकर के एकदम काला हो जाएगा और सिकुड़ करके काफ़ी छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको काला बौना कहते हैं। अब आइए इसके आगे की कहानी देखते हैं कि अगर कोई अंतिम अवस्था का तारा है, रक्त दानव है, और उसका द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक हुआ, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक हुआ, तब उसमें क्या होगा? तब उसमें यह होगा कि वो जो रक्त दानव है उसमें एक विस्फोट होगा, जिसको हम लोग कहेंगे सुपरनोवा विस्फोट। अब इस विस्फोट को समझिए आप। इस विस्फोट में होगा ये कि जब ये तारा जो है, इसके अंदर का जो हीलियम है, जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदल चुका है, और इसके अंदर कोई भी नाभिकीय संलयन की क्रिया नहीं हो रही है, जिससे कि इसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं निकलेगी, जबकि इसके बाहरी सतहों पर थोड़े बहुत जो हाइड्रोजन होते हैं वो हीलियम में बदल रहे होते हैं। और ये जो अंदर का हिस्सा आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे हीलियम से कार्बन में, कार्बन से लौह अयस्क में बदल गया होता है, और इसका एरिया काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि इसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है। तो ये इसका जो ग्रेविटी होता है इसके अपने आसपास के भी जगह को अपने में समाने के लिए खींचता है, और ऊपर से ये विस्फोट हो रहा है, तो ये संतुलन बिगड़ जाता है और इसमें एक भयंकर विस्फोट होता है, और इस भयंकर विस्फोट से पूरा गैलेक्सी, पूरा आकाशगंगा एक चमक जाता है। तो ये बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है, और इसी विस्फोट को हम लोग सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। जब ये सुपरनोवा विस्फोट होता है तो बाहर का जो भी परत है वो कोलैप्स हो जाता है, यानी ध्वस्त हो जाता है, केवल बचता है ये अंदर का हिस्सा। अगर इस अंदर के हिस्से का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से कम हुआ तो फिर ये अंदर का हिस्सा जो है न्यूट्रॉन तारा में बदल जाएगा। अब ये न्यूट्रॉन तारा क्या है, इसको आइए समझने का प्रयास करते हैं। ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसी को न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं। जब ये बहुत तेजी से ब्लास्ट करेगा तो ये जो है अपनी ही धुरी पर जो है घूमना शुरू कर देगा, और चूंकि इसके सारे के सारे हाइड्रोजन हीलियम पहले बदले, हीलियम फिर जो है कार्बन में बदले, सभी कार्बन लौह अयस्क में बदल गए, और सभी लौह अयस्क गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धीरे धीरे न्यूट्रॉन में बदल जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो ये हिस्सा है वो न्यूट्रॉन के रूप में यहाँ पर संचित होता है, इसलिए इसका नाम होता है न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा की खोज मिस जोकलिन बेल ने 1967 में किया था। कभी कभी परीक्षाओं में इसको भी
पूछता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब चूंकि ये जब विस्फोट होता है तो विस्फोट के बाद ये बहुत तेज अपनी धुरी पर घूमता है, 1 सेकेंड में 30 बार घूमता है। तो समझिए कि 1 सेकेंड में 30 बार घूम रहा है, तो हर 30 सेकेंड के बाद इससे जो है रेडियो तरंगें निकलती हैं, तो इसीलिए इसको पल्सर भी बोला जाता है। जैसे कि आप अपने नब्ज को पकड़िए तो इसमें आपका पल्स चलता है, हर एक कुछ निश्चित समय अंतराल के बाद आपका नब्ज चलता है, उसी तरह से एक निश्चित समय अंतराल के बाद इससे रेडियो तरंगें निकलती हैं, इससे पल्सेटिंग होता है। इसका मतलब इसीलिए इसको पल्सर भी बोलते हैं। यानी न्यूट्रॉन तारा को कुछ जो भूगोलवेत्ता हैं उसको क्या कहते हैं, पल्सर भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि अगर ये जो सुपरनोवा विस्फोट हुआ है, इस विस्फोट के बाद ये जो बचा हुआ हिस्सा है, यह हिस्सा जो है सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना से अगर अधिक हुआ तब क्या होगा। तब इस कंडीशन में ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये लवयस्क से, जैसे हीलियम है, हीलियम से कार्बन, कार्बन से फिर लवयस्क में बदल जाएंगे, और ये काफ़ी जो है इसमें ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा होगी, और इसके बाद ये ग्रेविटी ही इस पर केवल काम करेगी और ये सिकुड़ करके एक पॉइंट पर आ जाएगा। यानी कि इस एरिया की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इसमें कोई भी चीज़ जाएगा तो फिर दोबारा बाहर नहीं निकल पाएगा। इसी को हम लोग ब्लैक होल बोलते हैं। तो ये जो है, अगर सुपरनोवा विस्फोट के बाद ये बीच का हिस्सा अगर जो बचा है उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो गया, सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुने से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में ये ब्लैक होल में बदलेगा। इस ब्लैक होल की खोज भी डॉक्टर चंद्रशेखर ने ही किया था, और इस ब्लैक होल को हिंदी में कृष्ण बीवर भी बोलते हैं। और इस खोज के लिए इनको 1983 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि 1983 में जो चंद्रशेखर थे, डॉक्टर चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, उनको जो है 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसको याद रखने का एक तरीका आप ऐसे रखिए कि भारत पहली बार जो है विश्व कप 1983 में जीता था, और उसी समय इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इस तरह से आपने एक तारे का जीवन चक्र देखा कि तारा सबसे पहले निहारिका या नेबुला से गैस के बादल बनाते हैं, और ये गैस के बादल हैं, इस पर ग्रेविटी काम करना शुरू करती है, और ये ग्रेविटी धीरे धीरे इसको सिकुड़ना शुरू करती है, और ये आदि तारा या भ्रूण अवस्था में आता है। फिर इसके बीच का जो कोर है उसका टेम्परेचर और दाब बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर के हीलियम में बदलने लगते हैं, और इसी हीलियम के वजह से और जो इससे ऊर्जा निकलता है, इसमें एक चमक उत्पन्न होने लगता है, और ये बराबर कंटिन्यू क्रिया चलती है। और एक समय ऐसा आता है कि जो नाभिकीय संलयन से जो ऊर्जा निकल रही है और जो इसका ग्रेविटी है वो संतुलित हो जाते हैं, और ये क्रिया अरबों सालों तक चलता है। और ये इस कंडीशन में तारा अपने यंग अवस्था में होता है। फिर तारे के अंदर का सारा हाइड्रोजन जो है वो किसमें, हीलियम में बदल जाता है, और केवल ऊपरी सतहों पर हाइड्रोजन बचता है, और नीचे जो बीच वाला कोर वाला हिस्सा है उसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया बंद हो जाती है, और ये पूरा लाल हो जाता है क्योंकि इसका टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। और इसके बाद फिर से इस पर ग्रेविटी काम करना शुरू करता है, और ये सिकुड़ना शुरू करता है, जिससे कि अपने आसपास के ग्रहों को भी अपने में समा लेता है। इस कंडीशन को रक्त दानव कहते हैं। और इसके बाद आपने सीखा कि चंद्रशेखर सीमा, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना का जो द्रव्यमान होगा उसको चंद्रशेखर सीमा बोला जाएगा। और जिस रक्त दानव का द्रव्यमान जो मास है चंद्रशेखर सीमा से कम हुआ तो उसमें कोई विस्फोट नहीं होगा, और वो सीधे श्वेत वामन में बदल जाएगा, और ये अपनी अवस्था का, पुरानी अवस्था का केवल 1% ही हिस्सा बचेगा, और इसीलिए इसको जीवाश्म तारा भी बोलते हैं। और आपने देखा कि ये जो है इस अवस्था में केवल इस अवस्था में केवल हीलियम कार्बन में बदल रहा होता है, फिर बाद में ये ठंडा होकर के काला बौना में बदल जाता है। और आपने देखा कि चंद्रशेखर सीमा से अगर अधिक है द्रव्यमान तो उसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा, और सुपरनोवा विस्फोट के बाद उसके जो बीच का हिस्सा है वह अगर सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुने से कम हुआ
तो न्यूट्रॉन तारा में बदलेगा। अगर सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुने से ज़्यादा हुआ ये बीच का हिस्सा तो वह फिर ब्लैक होल में बदल जाएगा। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि ये न्यूट्रॉन तारा भी अंत में ब्लैक होल में ही समा जाता है। और एक चीज़ और आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि जब ये सुपरनोवा विस्फोट होता है तो इस विस्फोट में जो फिर से जो गैस बनते हैं, इन गैस के बादलों से फिर से तारों की एक नई पीढ़ी स्टार्ट होती है। तो इस तरह से तारों का एक जीवन चक्र चलता है और इस जीवन चक्र को समझना जरूरी था। अब हम अगले वीडियो में गैलेक्सी यानी आकाशगंगा के ऊपर बात करेंगे। आकाशगंगा का एक एलिमेंट तारा था, तो तारे को समझना यहाँ पर जरूरी था। अगर आपको ये वीडियो देखते समय साफ नहीं दिखता है तो आप एक काम करिए कि इसको थोड़ी सी हाई क्वालिटी पर देखिए, या तो इसको डाउनलोड करके देखिए, तो आपको पीछे का जो लिखा हुआ चीज़ होता है वो साफ आएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।